भी इस बार कुछ अलग हो सकता है, बीजेपी की सीटें बढ़ सकती है। वोट कटवा के तौर पर भी तमाम लोग कह रहे हैं कि जनसुराज पार्टी वोट कटवा के तौर पर भी काम कर सकती है। लेकिन 2 चरण में चुनाव होगा, फाइनली डिसाइड हो गया है। ज्ञानेश कुमार पहुंचे थे, सभी जो राजनीतिक दल है तमाम लीडर्स मौजूद थे, बैठक हुई थी, समीक्षा की गई थी और अब ये तय किया गया है कि 2 चरणों में चुनाव होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। हम हर दिन आपके बीच में आते हैं कुछ नए मुद्दे को लेकर, देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। और आज जिस मुद्दे को लेकर हम बात करने जा रहे हैं वो है बिहार विधानसभा चुनाव, जिसका इंतजार सबको था। पिछले कई दिनों से चर्चाएं थी कि बिहार में विधानसभा के चुनाव कब होंगे, कितने चरण में होंगे, कब इलेक्शन कमीशन इसका ऐलान करेगा। तो आज इसका ऐलान हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने आज ये कह दिया है कि बिहार में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे। यानी कि 2015-2020 में अगर हम देखें तो 2015 में 5 चरण में चुनाव हुए थे और 2020 में 3 चरणों में हुए थे। लेकिन इस बार 2 चरण में चुनाव बिहार में कराए जाएंगे। पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, राजनीतिक दलों के साथ जब मीटिंग की थी चुनाव आयोग ने, उसमें उन्होंने सुझाव दिया था। किसी ने कहा था 1 चरण में चुनाव हो, कोई कहता 2 चरण में हो, किसी ने कहा 3 चरण में होने चाहिए। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई थी उस वक्त। लेकिन आज चुनाव आयोग ने कह दिया कि चुनाव 2 चरणों में होगा। तो पहला जो चरण है वो 6 नवंबर को होगा, जिसमें 121 सीटों पर चुनाव होगा। 11 नवंबर को दूसरा चरण होना है, जिसमें 122 सीटों पर मतदान होगा। और 14 नवंबर वो तारीख है जब ये पता चलेगा कि बिहार विधानसभा में कब्जा किसका हुआ, कौन सी पार्टी का हुआ, जनता ने किसे चुना। इन सबके बीच में पिछले कई दिनों से कई सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर सियासत बिहार में हो रही है। इस बार का ये चुनाव बिहार में त्रिकोणीय भी बताया जा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो कि बहुत जोर शोर से वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बहुत आक्रामक अंदाज में निशाना साध रहे हैं बीजेपी तमाम राजनीतिक दलों पर। उन्होंने कई बड़े आरोप भी लगाए पिछले कुछ दिनों में, भ्रष्टाचार के, आपने देखा होगा। तो चुनाव में ये प्रशांत किशोर का फैक्टर कितना कामयाब होगा, इसको भी हम जानेंगे। और साथ ही साथ मेरे साथ 2 सहयोगी जूही और गरिमा हैं हर बार की तरह। और शुरुआत करते हैं आज चर्चा की, क्योंकि गरिमा आज इंतजार खत्म हो गया है। सब लोग ये चाह रहे थे कि कब चुनाव हो, कितने चरण में हो। राजनीतिक दल ये चाह रहे थे कि 1 ही चरण में हो, लेकिन 2 चरण में चुनाव होगा, फाइनली डिसाइड हो गया है। क्या समझ में आ रहा है आपको पूरा सिनेरियो बिहार का? देखिए, जिस तरह से अब आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी दी है कि 2 चरणों में चुनाव होगा। पिछले दिनों हमने देखा था ज्ञानेश कुमार और उनकी पूरी टीम गई थी पटना, और पटना में जाकर के तमाम जो राजनीतिक दल है, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है जब डेट रिलीज करना हो चुनाव का, और ऐसे में सभी दलों की जो उनकी क्या मंशा है वो सब कुछ जानना बेहद ज़रूरी चुनाव आयोग के लिए भी हो जाता है। ज्ञानेश कुमार पहुंचे थे, सभी जो राजनीतिक दल है तमाम लीडर्स मौजूद थे, बैठक हुई थी, समीक्षा की गई थी और अब यह तय किया गया है कि 2 चरणों में चुनाव होंगे। 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव होगा और इसके साथ ही 14 तारीख को परिणाम सामने आएंगे। एक बड़ा फैक्टर इस बीच दिमाग में आ रहा है और इसका जिक्र भी अब निश्चित तौर पर होने लगा होगा, क्योंकि 6 नवंबर की जो तारीख है, इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा का स्नान भी है। तो अब ऐसे में पिछले दिनों जब हरियाणा में चुनाव हुआ था तो हमने देखा था कि जब भी फेस्टिवल्स होते हैं तो निश्चित तौर पर इन फेस्टिवल्स को ध्यान में रखा जाता है। पर हरियाणा में जो इलेक्शन की डेट है उसे इलेक्शन कमीशन को चेंज करना पड़ा, पोलिंग डेट को। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि जिस तरह से कार्तिक पूर्णिमा एक बड़ा त्यौहार माना जाता है, स्नान करने के लिए लोग बहुत दूर दराज से एक शहर से दूसरे शहर जा रहे होते हैं, नदियों में स्नान कर रहे होते हैं। तो अब ऐसे में क्या ये तारीख बदल सकती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब हम आते हैं, जिस तरह से आपने जिक्र किया त्रिकोणीय चुनाव हो सकता है, तो जिस तरह से प्रशांत किशोर, जो कि एक वक्त था जो जब वो मदद कर रहे होते थे राजनीतिक दलों की अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, अब उन्हें उनके स्ट्रेटेजी मेकिंग के लिए जाना जाता था, और अब उनकी एक पार्टी भी आ चुकी है, जनसुराज पार्टी। अब निश्चित तौर पर जब एक कोई स्ट्रेटेजी मेकर है जो अब अपनी पार्टी को लेकर के आ जाएगा तो निश्चित तौर पर इसका बड़ा इम्पैक्ट इलेक्शन में देखा जाएगा। वोट कटवा के तौर पर भी तमाम लोग कह रहे हैं कि जनसुराज पार्टी वोट कटवा के तौर पर भी काम कर सकती है। और इसके साथ ही साथ अब अगर हम पार्टियों का जिक्र करें, इंडिया अलायंस का जिक्र कर लेते हैं, एनडीए का जिक्र कर लेते हैं, तो अब बड़ा पेच फंसता हुआ नजर आएगा सीट शेयरिंग पर, क्योंकि अब जिस तरह से तारीखों का ऐलान, तो आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, प्रचार प्रसार का दौर तो हम लगातार शुरू से देख रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो अभी तक तय नहीं हो पाया है। ये दोनों ही पार्टियों में है, क्योंकि मुकेश सहनी का एक बयान सामने आया, वो डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो मैं तो डिप्टी सीएम बनूंगा जी। निश्चित तौर पर देखिए, अभी तक ये अब यही सबसे बड़ा पेच है और यहीं पर राजनीतिक दलों को काफी गहमा गहमी निश्चित तौर पर अभी पहले से ही करनी पड़ रही
होगी। और क्योंकि अगर हम एनडीए की बात कर लें तो चिराग पासवान के लगातार स्टेटमेंट सामने आते रहते हैं, कभी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते रहते हैं। तो अब ऐसे में जो मैनेजमेंट है वो एनडीए किस तरह से करेगी, इंडिया अलायंस किस तरह से करेगी, ये सबसे बड़ा फैक्टर इसमें देखा जाएगा। अब हम चुनाव की बात कर लेते हैं कि क्या कुछ जो बड़े फैक्टर्स हैं वो इस बार के बिहार चुनाव में देखे जाएंगे। शराबबंदी का मुद्दा होगा, बेरोजगारी का मुद्दा होगा, और इसके साथ ही साथ एसआईआर का जो मुद्दा है, क्योंकि इस बार का चुनाव और भी चुनौतीपूर्ण है। वोट चोरी है मुद्दा, निश्चित तौर पर वोट चोरी का मुद्दा, क्योंकि एसआईआर को लेकर के जिस तरह से हमने देखा विपक्षी दलों के लीडर्स बिहार पहुंचे, वहां पर जाकर के बड़ी बड़ी रैलियां की गई हैं, और अब एसआईआर, क्योंकि एसआईआर के बाद पहली बार बिहार में इस तरह से चुनाव होने वाले हैं, लगातार विपक्षी दल जा रहे थे। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैंने सुना उस दौरान ज्ञानेश कुमार ने इस बात का भी जिक्र किया कि एसआईआर को लेकर के हमने स्थितियां साफ कर दी थी, ट्रांसपेरेंसी हम चाहते हैं, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो इसे दूसरी तरह से दिखाने की कोशिश करते रह गए। लेकिन हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं और इसी ट्रांसपेरेंसी के साथ में हम चुनाव कराएंगे। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम और भी बातें कही है। वेबकास्टिंग होगी सभी बूथों पर, और इसके साथ ही साथ एक बूथ पर 1200 वोटर से रहे, ताकि जो मैनेजमेंट है वो बेहतर हो सके। और साथ ही इस बार ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि 100 मीटर के दूरी पर जो लीडर्स हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो अपना कैंप भी लगा सकेंगे। तो ये सारी, और सोशल मीडिया पर सभी की नजरें होंगी निश्चित तौर पर, वो वायलेंस किसी तरह की ना हो। ये जो एक सवाल चुनाव आयोग पर बार बार उठा, जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव आयोग ने सफाई दी, यानी कि जो विपक्ष ने आरोप लगाए थे उन आरोपों का जवाब दिया चुनाव आयोग ने, लेकिन विपक्ष उन चीज़ों को नहीं मान रहा है। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि बीजेपी की बी टीम है चुनाव आयोग। तो पहली बार ऐसा हो रहा है जब चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। अब बिहार में आप देखिए, जाहिर है चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि निष्पक्ष चुनाव हो, और होते भी हैं, लेकिन विपक्ष इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक मुद्दा रहेगा चुनाव में। आपको लगता है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता, जिसको लेकर एक बड़ा सवाल पहली बार उठ रहा है इस देश में? देखिए, चुनाव आयोग को लेकर के ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमने लोकसभा इलेक्शन में देखा था, उस दौरान भी चुनाव आयोग पर तमाम सवाल खड़े करते हुए विपक्षी दल के लीडर्स नजर आते हैं। ये वही विपक्षी दल के लीडर्स हैं जब वो एक राज्य में उसी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे होते हैं, और दूसरी जगह पर उसी चुनाव आयोग की प्रक्रिया को, क्योंकि उन जगहों पर वो जीत जाते हैं, तो उस पर कोई सवाल नहीं। तो ये इसी तरह की बात में ये मुद्दा है या नहीं है? क्योंकि हम निश्चित तौर पर देखिए युवाओं की बात करें तो बहुत ज्यादा युवा इस बार बिहार में वोट डालेंगे। पहली बार भी मत डालने वाले बहुत ज्यादा युवा हैं। तो वैसे में युवा एक शिक्षित वर्ग है, तो निश्चित तौर पर युवा वर्ग ये समझता है, बेहतर तरीके से जानता है कि विपक्षी दलों की क्या स्ट्रेटेजी है। और अगर विपक्षी दलों की बात कर लें तो अभी जो हम इंटरनल जो उनकी पॉलिटिक्स देख रहे हैं, अंतरकलह जो हम देख रहे हैं, अभी उसी पर तस्वीरें साफ नहीं है। सीट शेयरिंग का मुद्दा फाइनल नहीं हो पाया है, तो शीट शेयरिंग निश्चित तौर पर बड़ा इम्पैक्ट है। शीट शेयरिंग बहुत बड़ा मुद्दा है। जूही, आपको लगता है कि चुनाव आयोग ने, हालांकि आज बहुत सारी चीज़ें कही हैं, मैं सीधे उसी मुद्दे पर आता हूं कि अब जो अगला कदम होगा वो शीट शेयरिंग का, क्योंकि 2 चरणों में तो चुनाव होने हैं, लेकिन महागठबंधन में हम देखें, मुकेश सहनी का हमने अभी बयान का जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनी तो डिप्टी सीएम मैं बनूंगा, एक तरह से उन्होंने ताल ठोक दी है। एनडीए के अंदर हम देख रहे हैं कि जीतन राम मांझी से लेकर चिराग पासवान से लेकर तमाम जो घटक दल हैं वो अलग अलग सीटों की मांग कर रहे हैं। तो कितना बड़ा चैलेंज है पार्टियों के लिए? देखिए, जाहिर तौर पर जब भी इलेक्शन होता है और जब गठबंधन में कोई भी जो टीम है, जो दोस्ती यारी में जो भी सहयोगी दल होते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ उठापटक ज़रूर होती है। लेकिन इंडिया गठबंधन की हम देखें, उनके कलर कलेश जो है खुलकर सामने आ जाता है। लेकिन एनडीए की अगर हम बात करें, यहाँ एक बहुत खास बात है, बीजेपी अपने सहयोगी दलों को साधना बहुत अच्छे तरीके से जानती है। अगर इनके अंदर कलह भी होती है तो बाहर निकल के खुलेआम, ऐसे जैसे इंडिया गठबंधन के बीच है वैसे नहीं आती। ये अपने जो दल है, इनके सहयोगी दल है, उनको साधने की बहुत अच्छी कहते हैं कि स्ट्रेटजी वो जानते हैं और उनको मना लेते हैं, और ये कह सकते हैं कि इनके लिए प्लस पॉइंट होता है। रही बात हम की या चिराग पासवान की या फिर अन्य जो इनके सहयोगी जेडीयू है, तमाम दलों की, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है, क्योंकि हम देखें चिराग पासवान भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है बिहार में, और जेडीयू की बात कर ले वो भी, चाहे हम की बात कर ले, तो इसके साथ साथ अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार उनसे दूर रहे, जब तक उनकी मौजूदगी इतनी मजबूती के साथ बिहार में अभी नहीं आ रही है। उम्मीद की जा रही है इस बार कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह यहाँ भी कुछ जो है चमत्कार हो जाएंगे बीजेपी के लिए, क्योंकि इस बार जिस तरीके से देखें कई सारे मुद्दे उठे हैं, लेकिन एक मुद्दा जो शायद हम अभी मुझे लगता है इसको छोड़ नहीं सकते हैं, जानकी मंदिर का।
क्योंकि हम देखते हैं जब चुनावी दौर आता है कुछ ना कुछ ऐसी धार्मिक चीज़ों का ज़रूर बीजेपी एक दांव चल देती है। और बिहार में इस बार चुनाव है तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जहां सीता मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। खुद अमित शाह और तमाम जो बड़े नेता है बीजेपी के वहां पहुंचे थे और वहां पर नींव रखी गई है। तो इस बार के चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा सीता मंदिर का, क्योंकि अब अगर हम देखें जब से ये ऐलान हुआ है लोगों का जो रुख है, जो अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लोग जो है ज़्यादातर, अगर मिथिलांचल की अगर हम बात करते हैं वहाँ के लोग ज़्यादातर एनडीए के पक्ष में आए हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से बिहार को विशेष पैकेज दिया गया तो कहीं ना कहीं इस वक्त अगर हम देखें तो एनडीए की जो छवि है वो मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि हम अगर राहुल गांधी की यात्रा की बात करते हैं, तेजस्वी की यात्रा की बात करते हैं तो दोनों के बीच कहीं ना कहीं ये जो है अंतरकला ही दिखाती है, क्योंकि सीट बंटवारे पर ही बात अटकी पड़ी थी। कुछ ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी इस बार जो सिटिंग विधायक हैं करीब 15 से 20 ऐसे बताए जा रहे हैं जिनका टिकट काट सकती है। ये एक जानकारी ऐसे सूत्रों के हवाले से आ रही है। और कुछ ऐसी भी जानकारियां आ रही हैं कि जैसे 70+ जिनकी आयु हो गई है उनका भी टिकट काटा जा सकता है, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि दरअसल एंटी इनकम्बेंसी जिस तरह से होती है, हम सब जानते हैं कि सरकारें अगर चलती है 5 साल से ज़्यादा तो हर सरकार में एंटी इनकम्बेंसी होती है। तो जाहिर है उसको किस तरह से कम किया जाए, एक ये मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, मैनेजमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। और यही तमाम ऐसी जानकारियाँ मिल रही हैं कि आपको लग रहा है कि इस बार बीजेपी कुछ नेताओं, केंद्रीय नेताओं को भी चुनाव लड़वा सकती है। पिछली बार हमने देखा था कि जो सांसद थे उनको भी बीजेपी ने चुनाव लड़वाया था। राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो फॉर्मूला था क्या वो बिहार में भी अपनाया जा सकता है? क्योंकि अभी अमित शाह ने जब बैठक की थी तो उन्होंने कहा था कि इस बार जो पिछली बार का आंकड़ा है उससे आपको बहुत आगे लेकर जाना है पार्टी को। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी पूरी ये कोशिश कर रही है कि पिछली बार की सीटें बढ़े, न सिर्फ सीटें बढ़े बल्कि वोट शेयर भी उसका बढ़े। बिल्कुल शंकर, मैं ये कहना चाहूँगी, इसका जवाब आपने खुद ही अपनी बातों में ही दे दिया है कि बीजेपी है, इनके मूड का कोई भरोसा नहीं, कहते कहते और कर देती। जब सामने रिजल्ट सामने आ जाते तो ये कांड कुछ भी कर देते हैं। और इनके चाहे आप बात करें इनकी जो रणनीति है जिसको लेकर हमने पहले भी देखा है, जो कई राज्यों में चुनाव हुए हैं जिनको लेकर कयास लगाए जाते रहे कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको ना उतार के किसी नए चेहरे को सामने ला दिया है। इस बार अगर हम बिहार की बात करते हैं, बिहार में भी कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम श्योर नहीं है कि बीजेपी ऐसा नहीं करे। क्योंकि बीजेपी इस बार अगर देखें महाराष्ट्र की, हरियाणा की तमाम जगहों की तरह बिहार में भी कहा जा रहा है कि यहाँ भी इस बार कुछ अलग हो सकता है, बीजेपी की सीटें बढ़ सकती है। लेकिन बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी तब जब ये पूरी रणनीति के साथ चुनावी रणभूमि में उतरेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो बीजेपी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता है वो बार बार जा रहे हैं बिहार, बैठकें कर रहे हैं, सहयोगी दलों से बातचीत कर रहे हैं। और इनके सभी जो नेता है, कार्यकर्ता है, और लगातार जो है एक्टिव मोड में रहते हैं। इनकी सबसे अच्छी चीज़ है और ये खुलकर कहते भी कि हम साल के 365 दिन चुनावी मोड पर ही रहते हैं, यानी कि जनता के बीच रहते हैं और हमें जनता का समर्थन भी मिलता है। तो हम ये इन चीज़ों से बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं क्योंकि पहले जब मुख्यमंत्री फेस को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी अभी कुछ दिनों पहले, तो ये कहा गया कि भाई बीजेपी के पास अपना कोई चेहरा नहीं है तो क्या नीतीश कुमार ही होंगे। तो तमाम जो इनके नेता है वो ये कहते रहे कि भाई हाँ ठीक है, अभी तो हम नीतीश कुमार हम साथ ही हैं, हमारा उनसे कोई मतभेद है ही नहीं, अगर हम उनके नेतृत्व में लड़ते हैं कोई बात नहीं। लेकिन अमित शाह ने एक चीज़ और कही थी कि अभी तो हम ठीक है ये चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार है, लेकिन बाकी चीज़ें जो स्पष्ट होगी परिणाम सामने आने के बाद। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर चर्चाएं ज़रूर तेज़ है और विपक्षी दलों ने लेकर भी निशाना साधा। गठबंधन में तो तय नहीं है कौन होगा, अलग अलग राय नजर आ रही है। तेजस्वी कहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो, उनसे पूछा जाता है तो मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेने से बचते हैं राहुल गांधी। तो क्या लग रहा है आपको, तेजस्वी होंगे अगर महागठबंधन जीतता है? देखिए अगर हम बिहार की राजनीति की बात करते हैं तो अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। और अगर हम देखें कांग्रेस बहुत समय से ना सिर्फ बिहार, कई सारे राज्यों में जो है निपट चुकी है और फिर से जो है दोबारा वो कोशिश कर रही है कि हम अपनी स्थिति जो है मजबूत करें। बिहार की राजनीति बहुत अहम है, तो ऐसे में कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है कि हम बिहार में कुछ भी लिपापोती या किसी चीज़ की वजह से जो हमारी कंडीशन है वो खराब हो जाए। क्योंकि कई सारी यात्राएं उन्होंने की है और इसके जरिए जो कुछ 2-4 लोग हैं अब फिर से धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनके समर्थन में आ रहे हैं। और ऐसे में अगर हम तेजस्वी के साथ उनके कनेक्शन की बात करते हैं तो अभी हालिया कई दिनों से हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत सीट बंटवारे को लेकर पेच फंस रहा है। और ऐसे में
बिहार में नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव जो है एक बड़े नेता है और कहीं ना कहीं विपक्ष के बड़े चेहरे के रूप में वो सामने, तो जाहिर सी बात है वहाँ के तमाम लोग जो है उनको स्वीकार करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आरजेडी प्रमुख लालू यादव भी हमेशा ही यही चाहते रहे कि उनके बेटे ही अगले मुख्यमंत्री के तौर पर अगर विपक्ष का कोई बनता है तो वो रहे। लेकिन यहाँ राहुल गांधी को अगर हम उनकी बात करते हैं तो राहुल गांधी से जब भी ये सवाल किया गया कि अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री है, तो इस बात को लेकर उन्होंने सिर्फ टालने का काम किया है। कांग्रेस का कोई नेता नहीं बोल रहा है इस पे। कोई नहीं बोलता है, तो कहीं ना कहीं ये वजह जो है अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से, क्योंकि एक तरफ वो समर्थक बन जाते हैं। आप कह रहे हैं कि जो सीटें आएंगी उसी हिसाब से तय होगा। हाँ बिल्कुल, तो सीटें जो आएंगी वही इन लोगों की जो तमाम रूपरेखा है बिहार की राजनीति की कहीं ना कहीं वो ही तय करेगी। लेकिन देखना होगा कि क्या कांग्रेस और जो आरजेडी है इनका जिस तरीके से वहाँ गठबंधन और पेच जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्या यही चीज एनडीए में भी होगी या फिर एनडीए अपने सहयोगी दलों को साधने में कामयाब होगी। हालांकि उम्मीद तो यही है क्योंकि पहले भी ऐसे कई सारी चीजें हुई हैं, लेकिन इस बार कुछ ये भी चर्चाएं चली कि कुछ जो एक आध नेता है शायद वो एनडीए का साथ छोड़ भी सकते हैं। बिल्कुल, और ये चर्चाएं बहुत सारी हैं। चर्चाएं तो ये भी हैं, मैंने जैसा आपको कहा सूत्रों के हवाले से जानकारी हमें ये भी मिल रही है कि कुछ विधायकों के, सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, उनकी संख्या 15 से 20 हो सकती है। कुछ जो सांसद हैं उनको भी बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो ये तमाम कयास हैं, लेकिन 6 नवंबर और 11 नवंबर 2 तारीख है, बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने हैं और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे बिहार विधानसभा चुनाव के, और उसके बाद ये तय होगा कि बिहार की सत्ता की चाबी बिहार की जनता ने किसे सौंपी है। फिलहाल मुझे और जूही और गरिमा तीनों को दीजिए इजाज़त, और आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं, आपको क्या लग रहा है बिहार में इस बार किसकी सरकार, महागठबंधन या फिर एनडीए? धन्यवाद।